तो दोस्तों स्वागत है आपका स्टडी विथ मदन वर्मा चैनल में। दोस्तों आपको पता है कि हमारे द्वारा इस समय RO 2023 इसके अलावा PCS प्री 2024 इन दोनों का कंबाइंड बैच GS का और करंट अफेयर का चलाया जा रहा है। इसके अलावा यदि आप RO 2023 की भी तैयारी करते हैं तो आपके लिए हमने हिंदी की भी अलग से प्लेलिस्ट बनाकर आपको डेली वीडियो अपडेट किया जा रहा है। तो दोस्तों अगर आप अपनी तैयारी को और अधिक मजबूत और बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर इन तीनों की प्लेलिस्ट आप प्राप्त कर सकते हैं, जहां से आपको क्रमशः और क्रमबद्ध ढंग से वीडियो मिल जाएगी और आप अपनी तैयारी को और अधिक मजबूत बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है कि वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था। तो ऐसी कौन सी जगह थी जहां पर अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा लखनऊ। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ। लखनऊ ऐसी जगह थी जहां पर अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि चंपारण जनपद में तीन कठिया प्रथा का तात्पर्य था। तो चंपारण जनपद में आप जानते हैं तीन कठिया प्रथा को लेकर ही चंपारण सत्याग्रह किया गया था महात्मा गांधी जी द्वारा। तो इसका क्या मतलब था, तो आइए देख लेते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, यानी कि किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। ठीक है, जो किसान थे उनको 3/20 भूभाग पर अपने नील की खेती करना अनिवार्य था। आइए थोड़ी सी इसकी व्याख्या देख लेते हैं ताकि आपको बेहतर ढंग से समझ में आए। ठीक, देखिए 19वीं सदी के आरंभ में गोरे बागान मालिकों ने चंपारण के किसानों से एक अनुबंध के आधार पर यह विनिश्चित करा लिया था कि उन्हें अपनी ज़मीन के 3/20वें भूभाग में नील की खेती करना अनिवार्य है। ठीक है, तो कितने भूभाग पर यह था? आपका 3/20वें भूभाग पर नील की खेती करनी थी और नील की खेती करना अनिवार्य था। ठीक है, जिसे तीन कठिया पद्धति के नाम से जाना जाता है। इसे किस पद्धति के नाम से जाना जाता है? तीन कठिया पद्धति के नाम से जाना जाता है। राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर सन 1917 में, ठीक है, सन 1917 में महात्मा गांधी जी ने इस प्रथा के खिलाफ चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की थी। ठीक, अच्छा ये राजकुमार शुक्ल मिले कहाँ थे गांधी जी से? तो सन 1916 में जो लखनऊ में अधिवेशन हुआ था 1916 के, उसी लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल जी महात्मा गांधी से मुलाकात किए थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका कि वह प्रदेश कौन था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया। तो वह कौन सा प्रदेश था दोस्तों जहां पर बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अवध। अवध में बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था। देखिए हम हर प्रश्न की आपको व्याख्या नहीं बताएंगे क्योंकि मेरा उद्देश्य यह है कि आपको पुराने जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न आए हैं उनसे परिचित कराना है। ठीक है, अगर देखिए कुछ लोग कह रहे थे कि सर आप व्याख्या भी इसकी बताइए साथ साथ, तो देखिए हम अगर व्याख्या बताने लगेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और फिर आप जो है वीडियो को देखेंगे नहीं, आप वीडियो छोड़ के भाग जाएंगे। इसलिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए हम इसकी व्याख्या पर चर्चा नहीं करेंगे। हाँ, जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ पर व्याख्या आपको ज़रूर बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया था। ठीक, तो प्रश्न में क्या है कि लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव की बात की जा रही है, किसे चुना गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, NG रंगा। ठीक है, किसे चुना गया था दोस्तों? NG रंगा को चुना गया था। ये अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव थे। ठीक, अगला प्रश्न है कि भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो भूदान आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी दोस्तों? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, आंध्र प्रदेश राज्य से इसकी शुरुआत हुई थी। भूदान आंदोलन की शुरुआत आंध्र प्रदेश से हुई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न फिर उसी से है कि भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ था। तो दोस्तों भूदान आंदोलन की शुरुआत आपका आंध्र प्रदेश में हुआ था। इसे शुरू किसने किया था? तो इसे शुरू किया था आचार्य विनोबा भावे ने। ठीक है, आचार्य विनोबा भावे ने इसकी शुरुआत की थी। आप लोग ये जानते रहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे?
इसका सही आंसर हो जाएगा सी, लाला लाजपत राय। ठीक है, भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय जी थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन 1929 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो 1929 में कौन इसके अध्यक्ष थे, तो 1929 में इसके अध्यक्ष का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि किसके विरुद्ध विरोध प्रकाशन के अभिप्राय के रूप में रविंद्र टैगोर ने अपनी नाइट की पदवी त्याग दी थी। ठीक है, इन्हें नाइटहुड की पदवी दी गई थी, तो इन्होंने किसके विरोध में इस पदवी को त्याग कर दिया था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। ठीक है, तो इसकी थोड़ी सी व्याख्या आप देख लीजिए। तो देखिए 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार के हृदय विदारक घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि लौटा दी थी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था, तो रॉलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में क्या पारित हुआ था, ये रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, तो देखिए ये कुछ घटनाएं दी गई हैं, इनको आपको कालक्रम अनुसार इन्हें व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो देखिए पहला है रॉलेट एक्ट 1919, दूसरा है फिर रॉलेट सत्याग्रह 1919, तीसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन 1919 और चौथा है जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। ठीक है, तो इनको हमको व्यवस्थित करना है, तो आइए देख लीजिए इसकी व्याख्या ताकि आपका समय बचे। तो दोस्तों आइए इसकी व्याख्या को समझकर हम इस प्रश्न को समझते हैं। तो आइए देख लीजिए, पहला है रॉलेट एक्ट, तो रॉलेट एक्ट कब आया था, तो ये मार्च 1919 में आया था। ठीक है, दूसरा आपकी घटना है कि रॉलेट सत्याग्रह, तो ये कब हुआ था, तो ये 6 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसके बाद है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन, तो ये कब हुई थी, यह हुई थी ये इसका अधिवेशन हुआ था आपका 26 से 30 दिसंबर 1919 को। ठीक, और आपका चौथा है जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो ये घटित हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। तो इस प्रकार अगर हम क्रम की बात करें तो पहले नंबर पर ये हो जाएगा, फिर उसके बाद दूसरे 6 अप्रैल को ये घटना घटित हुई थी रॉलेट सत्याग्रह, इसके बाद तीसरे नंबर पर आपका आ जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड और चौथे नंबर पर ये हो जाएगा आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन। ठीक है, तो इस प्रकार इसका क्रम हो जाएगा 1 2 4 3, इस हिसाब से विकल्प बी सही होगा। तो आप देख लीजिए इसका जो विकल्प बी है ये सही हो जाएगा। ठीक है, 1 2 4 3। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है, तो चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा गोरखपुर में। चौरी चौरा नामक जगह कहाँ स्थित है, गोरखपुर में स्थित है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों चौरी चौरा कांड काफ़ी प्रसिद्ध है, इसलिए हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं क्योंकि अक्सर परीक्षाओं में से प्रश्न बनते रहते हैं। तो देखिए चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि 4 फरवरी 1922 है। ठीक है, कब है, 4 फरवरी 1922 को यह घटना चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को घटित हुई थी। इस तिथि को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में, ठीक है कहाँ, गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर किसानों के एक जुलूस पर गोली चलाए जाने के कारण क्रुद्ध भीड़ ने थाने में आग लगा दी, जिससे 23 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। यही घटना इतिहास में चौरी चौरा कांड के नाम से प्रसिद्ध है। तो कितने सिपाहियों की मृत्यु हो गई थी, तो 23 सिपाहियों की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है, यह किसने लिखा था। ठीक है, तो दोस्तों ये लिखा था आपका रविंद्रनाथ टैगोर ने। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको पत्र लिखकर कहा था कि यह निष्ठुर बर्बादी है। ठीक है, तो दोस्तों अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कथन और कारण से है। तो देखिए यहाँ कथन क्या है, कथन है कि महात्मा गांधी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। कारण में क्या दिया गया है, कारण में दिया गया कि इस स्थगन का CR दास एवं मोतीलाल नेहरू द्वारा विरोध किया गया। तो क्या यह दोनों बातें सही हैं, तो आइए देख लीजिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी,
यानी ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक, यानी कि ये जो कथन और कारण में बातें दी गई हैं, ये दोनों बातें अपने जगह पर सही हैं। यानी महात्मा गांधी ने 1922 में वास्तव में असहयोग आंदोलन को स्थगित किया था, और यह भी है कि इस स्थगन का CR दास और मोतीलाल नेहरू जी द्वारा विरोध किया गया था। लेकिन इस स्थगन होने का कारण मेन यह नहीं था। ठीक है, अच्छा, असहयोग आंदोलन को स्थगित किया क्यों था महात्मा गांधी जी ने? तो वही चौरी चौरा कांड जो हुआ था 4 फरवरी 1922 को, जिसमें 23 सिपाहियों को जलाकर मार दिया गया था, उस घटना से स्तब्ध होकर महात्मा गांधी जी ने इस असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका कथन और कारण से। तो कथन क्या है? कि कथन है कि रविंद्र टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया। ठीक है, यह कथन है। कारण देख लेते हैं। कारण है इसका कि वे असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे। क्या नाइटहुड की उपाधि जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए त्याग दिया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कि कथन सही है लेकिन कारण क्या है? गलत है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका C। ठीक है, यानी कि A सही है परंतु R गलत है। तो इसकी व्याख्या देख लीजिए। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार की हृदय विदारक घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने 30 मई को ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि लौटा दी थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, स्वराज पार्टी को संस्थापित किया था। तो स्वराज पार्टी को किसने संस्थापित किया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा C, यानी CR दास एवं मोतीलाल नेहरू जी ने मिलकर इस स्वराज पार्टी का गठन किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष स्पीकर कौन था? ठीक, तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय स्पीकर कौन था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका B, विट्ठल भाई जे पटेल ने। विट्ठल भाई जे पटेल जो थे यह आपके सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रथम अध्यक्ष थे, प्रथम भारतीय अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लीजिए। तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रथम भारतीय अध्यक्ष स्पीकर विट्ठल भाई जे पटेल थे, जो वर्ष 1925 में इसके अध्यक्ष बने। ये स्वराज पार्टी के सह संस्थापक थे। ठीक है, किसके सह संस्थापक थे? तो स्वराज पार्टी के सह संस्थापक थे। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका फिर से वही आंसर हो जाएगा, विट्ठल भाई पटेल थे। ठीक है, अगला प्रश्न आपका कथन और कारण से है। तो देख लीजिए कथन क्या है। कथन है आपका, कांग्रेस ने साइमन आयोग का बहिष्कार किया था। कांग्रेस ने किसका बहिष्कार किया था? तो साइमन आयोग का बहिष्कार किया था, ये कथन है। कारण क्या है? तो कारण है कि साइमन आयोग में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। तो क्या इसका, तो अब हमें देखना है कि क्या कथन और कारण ये दोनों सही हैं। तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों A। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? A हो जाएगा, यानी कि A और R दोनों सही है तथा R सही व्याख्या है A की। ठीक है, तो ये जो कथन और कारण दिए गए हैं ये दोनों क्या हैं? सही है, और ये कारण इसकी सही। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, पंजाब केसरी। तो पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी? तो पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी दोस्तों? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा C, लाला लाजपत राय को। तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका कि नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी। तो नेहरू रिपोर्ट को किसने तैयार किया था? नेहरू रिपोर्ट को तैयार किया था ML नेहरू ने, यानी कि मोतीलाल नेहरू जी द्वारा यह नेहरू रिपोर्ट तैयार किया गया था। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट से आप जवाहरलाल नेहरू जी को मत जोड़ लीजिएगा, इसका सही आंसर मोतीलाल नेहरू है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 के अध्यक्ष थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा B, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, आइए इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं, क्योंकि ये अधिवेशन बहुत विशेष था। देख लीजिए, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में वर्ष 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में कहाँ आयोजित किया गया था? लाहौर में आयोजित किया गया।
इस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज की मांग का संकल्प पारित किया गया। ठीक है, तो इस अधिवेशन में क्या किया गया दोस्तों, पूर्ण स्वराज की मांग किए गए थे। ठीक है, लाहौर के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग का संकल्प पारित किया गया और 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया। तो देखिए, तभी से 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ये 1930 की बात है, जब 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। उसी डेट से हम जो है हर 26 जनवरी को अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक, तथा उस वर्ष से प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाए जाने का निर्णय लिया गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल नहीं था। तो ये कुछ संकल्प दिए गए हैं, इन संकल्पों में से कौन सा 1929 के संकल्प में शामिल नहीं था, यही हमें देखना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा डी, यानी अस्पृश्यता उन्मूलन। यह इस संकल्प नहीं था। बाकी जो है भारत की विदेश नीति की घोषणा, पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी, ये तीनों इसमें शामिल थे, लेकिन ये अस्पृश्यता उन्मूलन इसमें शामिल नहीं था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका, स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार कब लहराया गया। तो स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार आपका 31 दिसंबर 1929 को लहराया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका कथन और कारण वाला। ठीक है, तो कथन क्या है यहाँ पर कि महात्मा गांधी द्वारा नमक आंदोलन वर्ष 1930 में चलाया गया था। ठीक है, और इसका कारण क्या है, कारण है कि महात्मा गांधी का उद्देश्य था कि गरीबों को नमक मुफ्त उपलब्ध हो। ठीक, तो 1930 में महात्मा गांधी द्वारा नमक आंदोलन चलाया गया और इनका उद्देश्य था कि जो गरीब हैं उनको नमक मुफ्त में मिले। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक, ए सही है, आर गलत है। तो आइए देख लेते हैं इसकी व्याख्या थोड़ी सी हम, इसकी व्याख्या में क्या है। तो देखिए, गांधी जी द्वारा आरंभ किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रतीक के रूप में 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून तोड़कर ब्रिटिश सरकार के प्रति अवज्ञा अपनाई गई। आंदोलन शुरू करने से पहले गांधी जी ने वायसराय इरविन के समक्ष जो 11 मांगें रखी थीं, उसमें नमक कर एवं नमक पर सरकारी एकाधिकार की समाप्ति की मांग की गई थी, न कि गरीबों, ठीक है, न कि गरीबों को मुफ्त नमक उपलब्ध कराने की बात की गई थी। ठीक है, तो देखिए इसका एकमात्र कारण गरीबों को नमक मुफ्त उपलब्ध कराने की बात नहीं की गई थी, उस पर सरकार का जो एकाधिकार था उसको समाप्त करने की मांग की गई थी। ठीक है, इसका सही आंसर ये हो जाएगा। तो देखिए अगला प्रश्न है आपका, सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, तो देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं। ठीक है, तो ये हमको ये बताना है कि ये दोनों कथन सही है या नहीं है सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में। ठीक है, तो चलिए पहला है कथन कि महात्मा गांधी को नमक कानून तोड़ने के विरोध में सज़ा नहीं दी गई थी। ठीक, ये पहला कथन है। दूसरा कथन है आपका कि मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी और के.एम. मुंशी को नमक कानून तोड़ने पर सज़ा दी गई थी। तो इन दोनों में से कौन कौन से कथन सही हैं हमको ये बताना है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, यानी कि केवल 2 सही है। ठीक, केवल 2 सही है, यानी ये जो कथन है आपका कि मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी और के.एम. मुंशी को नमक कानून तोड़ने पर सज़ा दी गई थी, यह कथन सही है। लेकिन यह सही नहीं है कि महात्मा गांधी को इस कानून को तोड़ने पर सज़ा नहीं दी गई थी, यह कथन सही नहीं है। ठीक है, तो आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या देख लीजिए, यहाँ पर दिया गया है कि 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी में एक मुट्ठी नमक हाथ में लेकर सांकेतिक रूप में नमक कानून का उल्लंघन किया था। ठीक है, तो ये महात्मा गांधी ने एक मुट्ठी नमक लेकर इस नमक कानून का उल्लंघन किया था और महात्मा गांधी को नमक कानून तोड़ने के विरोध में ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार करके यरवदा जेल में भेज दिया गया था। ठीक है, तो कहाँ भेजा गया था, यरवदा जेल में भेज दिया गया था महात्मा गांधी जी को। तो जो ऊपर कथन दिया गया था
कि महात्मा गांधी जी को सज़ा नहीं दी गई थी, तो ये गलत है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है ना कि महात्मा गांधी को नमक कानून तोड़ने के विरोध में सज़ा नहीं दी गई थी, तो सज़ा इन्हें दी गई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया? तो दोस्तों उनका स्थान किसने लिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा अब्बास तैयब जी ने लिया था। ठीक है, गांधी जी का स्थान अब्बास तैयब जी ने ले लिया था। आइए इसकी भी थोड़ी सी व्याख्या देख लीजिए कि गांधी जी द्वारा अपने 80 सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम से 241 मील दूर समुद्र तट पर बसे दांडी गांव में 5 अप्रैल 1930 को पहुँचे। ठीक है, कब पहुँचे? 5 अप्रैल 1930 को पहुँचे थे और 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने एक मुट्ठी नमक हाथ में लेकर नमक कानून का उल्लंघन किया। इसके उपरांत महात्मा गांधी को 5 मई 1930 को, कब? 5 मई 1930 को गिरफ्तार करके यरवदा जेल में भेज दिया गया था। ठीक है, तत्पश्चात आंदोलन का नेतृत्व अब्बास तैयब जी के हाथों में आ गया। इस आंदोलन में स्त्रियों ने भी अपनी भागीदारी दी थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? तो आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में गिरफ्तार हुए थे प्रथम बार भाग लेने के लिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के लिए पहली बार आचार्य विनोबा भावे गिरफ्तार हुए थे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि लाल कुर्ती आंदोलन के नेता थे। तो लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, व्याख्या देख लीजिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवक संगठन स्थापित किया गया था। इस संगठन को लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता था। ठीक है, खुदाई खिदमतगार जो संगठन था इसे लाल कुर्ती के भी नाम से जाना जाता था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि सन 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? तो प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पेशावर कांड के नायक थे। ठीक है, अगला है आपका, उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन थे? ये थे आपके B.R. अम्बेडकर जी। ठीक है, B.R. अम्बेडकर जी इन तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिए थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कथन और कारण यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर देख लीजिए कथन क्या है। कथन है कि जवाहरलाल नेहरू ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1932 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। यह कथन हो गया। कारण क्या है कि गांधी इरविन समझौता 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1932 में भाग लेना अंतर्निहित था। ठीक है, तो इनमें से क्या कथन और कारण क्या क्या सही है, आइए इसके आंसर को देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी कि ए गलत है किंतु आर सही है। ठीक, तो ए गलत का मतलब कि ये जो कथन दिया गया है ये गलत है, लेकिन जो ये कारण है, ठीक है, तो ये कथन गलत है, ये कारण सही है कि गांधी इरविन समझौते में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना अंतर्निहित था। ठीक है, चलिए कहा कि ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं का प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब बुलाया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सन 1930 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय निम्नलिखित नेताओं में से कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि श्री B.R. अम्बेडकर व गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ था जो कहलाता था। तो अम्बेडकर जी और गांधी जी के बीच में कौन सा समझौता हुआ था दोस्तों? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा पूना समझौता। ठीक है, अम्बेडकर जी और गांधी जी के बीच में ये पूना समझौता या फिर इसे पूना पैक्ट के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1932 में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न फिर से कथन और कारण से दिया गया है। तो देखिए कथन कारण को हम पढ़ लेते हैं। कथन क्या है? कथन है कि ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की। ठीक, ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 में आपका सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी, ये कथन है।
कारण क्या है? कारण है आपका कि इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित की गई थी, जिसके लिए सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचन मंडलों से होता था। ठीक है, तो ये कारण है। अब देख लेते हैं इसका कथन और कारण में से क्या सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी ए तथा आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। ठीक है, तो इसका मतलब कथन और कारण दोनों सही है। ठीक है, चलिए इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। तो देखिए 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड, ठीक है, 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित कर दी गईं। इनका चुनाव पृथक निर्वाचन मंडलों द्वारा किया जाना था। इस नए निर्णय के तहत दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया था। तो देखिए ये जो सांप्रदायिक पंचायत लाया गया था सन 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा, ये जो है अल्पसंख्यकों को अलग से विधानमंडल में सीटें देने की बात की गई थी और इसके तहत दलित वर्ग जो था इसको भी इसने अल्पसंख्यक वर्ग में मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया था। यानी कि अंग्रेज़ों की चाल थी कि फूट करो और राज करो, उसी नीति के तहत ये भी था एक तरह से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख लीजिए। महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ यानी हरिजन सेवक संघ की स्थापना सन 1932 में की थी। 1933 में उन्होंने साप्ताहिक हरिजन नामक पत्रिका का प्रकाशन भी आरंभ किया था। अखिल भारतीय हरिजन का संघ का अध्यक्ष गांधी जी ने घनश्याम दास बिरला को बनाया था। ठीक है, किसको बनाया था? अखिल भारतीय हरिजन संघ के अध्यक्ष को, यानी घनश्याम दास बिरला इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? त्रिपुरा अधिवेशन 1939। तो त्रिपुरा अधिवेशन 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया था। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था? ठीक है, तो इनमें से कौन था जिसने भारत में सर्वप्रथम एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, मोहम्मद इकबाल ने ये प्रश्न रखा था। ठीक है, आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। इसकी व्याख्या है कि वर्ष 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन के अध्यक्षीय भाषण में मोहम्मद इकबाल ने सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका कि अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था का नाम था, यानी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो अमेरिकी पत्रकार महात्मा गांधी जी के साथ था उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था आपका ए, लुई फीसर। ठीक है, क्या नाम था दोस्तों? लुई फीसर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका कथन एवं कारण का। तो यहाँ पर कथन दिया गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेज और मुसलमान कांग्रेस के प्रति समान घृणा के कारण एक दूसरे के नज़दीक आ गए। यह कथन दिया गया है। ठीक है, और कारण में क्या है? तो कारण है आपका कि जिन्ना ने ब्रिटिश सरकार के पक्के सहयोगी की तरह कार्य किया और मुसलमानों को 1942 के कांग्रेस आंदोलन से दूर रहने के लिए कहा। ठीक है, तो ये कथन और कारण दिए गए हैं। आइए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी कि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, यानी कि जो यहाँ पर कथन दिया गया है आपका, ये दोनों ही कथन सही है कि भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेज और मुसलमान, ठीक है, अंग्रेज जो थे और जो मुसलमान थे ये दोनों ही कांग्रेस के प्रति समान घृणा करते थे, इसीलिए ये एक दूसरे के नज़दीक आ गए थे। ठीक है, और यहाँ कारण दिया गया है कि जिन्ना ने ब्रिटिश सरकार के पक्के सहयोगी की तरह कार्य किया। तो जो जिन्ना थे ये ब्रिटिश सरकार के काफ़ी करीबी सहयोगी थे। ठीक है, और मुसलमानों को 1942 के कांग्रेस आंदोलन से दूर रहने के लिए कहा। तो इन सभी कारणों से ये जो कथन और कारण है ये दोनों सही है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी हैं? तो इनमें से कौन सा आंदोलन था जिसके साथ अरुणा आसफ अली का जुड़ाव था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन से ये जुड़ी थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? इसका सही आंसर है सी, यानी कि बलिया में यह किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि ऑपरेशन रूबिकान वह कूट शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग लाया जाना था? ठीक है, तो ऑपरेशन रूबिकान क्या था दोस्तों, ये किस प्रकार का कूट था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि जेल में गांधी का जो आमरण अनशन था, इसके संदर्भ में ये ऑपरेशन रूबिकान का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो इसकी व्याख्या देख लीजिए। आगा खां पैलेस में कैद के समय महात्मा गांधी के स्वास्थ्य में आमरण अनशन के कारण तेजी से गिरावट आ रही थी। चिकित्सकों के परामर्श पर भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा विचार किया गया कि अगर गांधी जी मर जाते हैं तो बम्बई सरकार प्रांतीय सरकारों के पास रूबिकान कूट शब्द भेज देगी, अतः इसे ऑपरेशन रूबिकान नाम दिया गया था। ठीक है, तो ये जो गांधी जी थे इनके आमरण अनशन से संबंधित था जब आगा खां पैलेस में ये कैद किए गए थे। ठीक, चलिए तो दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुछ कथन दिए गए हैं। कौन कौन से कथन दिए गए हैं इसको हम देख लेते हैं एक निगाह में। तो देखिए यहाँ पहला ये है कि इसका नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा किया गया। बी है कि कांग्रेस को एक असंवैधानिक संस्था घोषित किया गया। सी में है यह एक अहिंसक आंदोलन था। और डी है यह एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। ठीक है, तो ये कथन दिए गए हैं। तो यहाँ पर दिया गया कि ये भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आयोग ने जो उत्तर दिया है उसमें कोई भी उत्तर सही नहीं है। ठीक है, तो देखिए घटना चक्र द्वारा यहाँ पर स्टार लगाया गया है। आइए समझ लेते हैं इसको। देखिए 9 अगस्त 1942 की सुबह में ही अधिकांश कांग्रेसी नेताओं की गिरफ्तारी के कारण भारत छोड़ो आंदोलन एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन बन गया था। तो ये कथन तो सही हो गया। अगला है गांधी जी की गिरफ्तारी के कारण वे भी इसका नेतृत्व नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो वे भी इसका नेतृत्व नहीं कर पाए थे। साथ ही इस आंदोलन में व्यापक हिंसा भी हुई थी। ठीक, तो ये जो आंदोलन था इसमें काफ़ी हिंसा भी हुई थी, अतः यह आंदोलन अहिंसक नहीं था। ठीक, जो कथन में दिया गया है कि यह आंदोलन अहिंसक था, तो अहिंसक नहीं था, यह हिंसापूर्ण था। ठीक है, आंदोलन की घोषणा के बाद ही कांग्रेस को एक गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया गया था। ठीक, इस आंदोलन के बाद ही जो कांग्रेस थी इसको एक गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया गया था। ठीक है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर ए और सी दोनों है, जबकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपने उत्तर पत्रक में इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी माना है। ठीक है, जबकि ए और सी दोनों है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष से निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? तो जो आज़ाद हिंद फौज था इसमें जो अधिकारी थे उनके खिलाफ लाल किले में उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा था। तो इस मुकदमे की वकालत किसने की थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सर टी.बी. सप्रू ने किया था। ठीक है, सर टी.बी. सप्रू यानी कि सर तेज बहादुर, टीबी का मतलब क्या है? सर तेज बहादुर सप्रू ने इसका वकालत की थी। ठीक है, आइए इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लीजिए। वर्ष 1945 में लाल किले में आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों के प्रसिद्ध मुकदमे की पैरवी कैलाशनाथ काटजू, सर तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, भूला भाई देसाई आदि वकील कर रहे थे। वकीलों के इस समूह की अध्यक्षता भूला भाई देसाई ने की थी। ठीक है, किसने की थी इसकी अध्यक्षता? भूला भाई देसाई ने की थी। चलिए आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा की थी। तो यह सुभाष चंद्र बोस जी ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की घोषणा कब की थी दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, 21 अक्टूबर 1943 को इसकी घोषणा की थी। ठीक है, आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं।
21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से सिंगापुर में, कहाँ की थी दोस्तों, सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना घोषणा की थी। ठीक है, तो 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में इसकी घोषणा की थी। ठीक है, कहाँ की थी, सिंगापुर में की थी। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति आज़ाद हिंद फौज से नहीं जुड़ा था। तो ये कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे मेजर जनरल शाहनवाज खान, कर्नल प्रेम कुमार सहगल, कर्नल शौकत अली मलिक एवं मेजर करतार सिंह। तो इनमें से कौन आज़ाद हिंद फौज से नहीं जुड़ा था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर फिर कन्फ्यूजन है, ठीक है, क्योंकि आयोग ने इसके सही उत्तर नहीं दिया है, इसलिए घटना चक्र ने यहाँ पर स्टार लगा दिया है। तो आइए देख लेते हैं इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ दिया है कि मेजर जनरल शाहनवाज खान, कर्नल प्रेम कुमार सहगल, कर्नल शौकत अली मलिक तथा मेजर करतार सिंह, ये सभी व्यक्ति आज़ाद हिंद फौज से जुड़े हुए थे। यानी कि यहाँ पर जो चारों आंसर दिए गए हैं, ये चारों के चारों लोग इस आज़ाद हिंद फौज से जुड़े थे। तो इस प्रकार इसका उत्तर गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर से अगला प्रश्न है उसी प्रकार का कि निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज INA से जुड़े हुए नहीं थे। तो आज़ाद हिंद फौज में से इसमें कौन कौन लोग नहीं जुड़े थे, तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि BC दत्त। ठीक है, BC दत्त इससे नहीं जुड़े थे। बाकी रशीद अली, शाहनवाज और PK सहगल, ये तीनों लोग जुड़े थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था। तो सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि CR दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था। तो कांग्रेस के कौन से नेता थे जो कि कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि महात्मा गांधी ये कैबिनेट मिशन योजना के पूरी तरह पक्ष में थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। तो इनमें से संविधान सभा की रचना हेतु सबसे पहले विचार किसने प्रस्तुत किया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कांग्रेस पार्टी ने सन 1936 में यह विचार प्रकट किया था अपना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक ने भारत के लिए संविधान सभा के गठन का विचार दिया। तो इनमें से सही आंसर क्या हो जाएगा, इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका सी, कैबिनेट मिशन योजना ने। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना ने संविधान सभा के गठन का विचार दिया था। ठीक है, चलिए आइए थोड़ी सी इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो देखिए, कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया था। भारत में कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को नई दिल्ली आया। ठीक है, तो भारत में कैबिनेट मिशन कब आया था, तो ये 24 मार्च 1946 को आया था नई दिल्ली में। ठीक है, इसमें ब्रिटिश कैबिनेट के 3 मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, AB अलेक्जेंडर, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स सम्मिलित थे। ठीक है, तो कौन कौन थे इसमें, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, AB अलेक्जेंडर और सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये 3 लोग इस मिशन में थे। मिशन के प्रस्तावों के अनुसार संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभाओं तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाना था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन योजना, ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। तो यहाँ पर दिया गया है कि जो कैबिनेट मिशन योजना थी उसके अंतर्गत जो संविधान सभा गठित की जानी थी उसमें प्रत्येक प्रांत के लिए एक आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करना था। तो वो आवंटित सदस्य संख्या कितना होना चाहिए, तो हर कितनी जनसंख्या के अनुपात में एक प्रतिनिधि होना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 लाख व्यक्ति, यानी 10 लाख लोगों पर एक प्रतिनिधि प्रत्येक प्रांत में होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका कि इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष थे। तो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन नेहरू की अंतरिम सरकार 1946 में वित्त मंत्री था। ठीक है,
इनमें से नेहरू की अंतरिम सरकार जो थी उसमें 1946 में वित्त मंत्री कौन रहा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, लियाकत अली खान। लियाकत अली खान जो है नेहरू की जो अंतरिम सरकार बनी थी उसमें ये वित्त मंत्री थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में मंत्री नहीं थे? तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर बी और सी दोनों दिया है। ठीक है, बी और सी दोनों दिया है, यानी लियाकत अली खान और अबुल कलाम आज़ाद। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं, तब इसका स्पष्टीकरण हो पाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में अबुल कलाम आज़ाद मंत्री नहीं थे। इस सरकार में शामिल होने वाले 12 कांग्रेसी मंत्री थे। तो 12 कांग्रेसी मंत्री कौन कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आसफ अली, राम गोपालाचारी, शरद चंद्र बोस, डॉक्टर जान मथाई, सरदार बलदेव सिंह, सर सफात अहमद खां, जगजीवन राम, सैयद अली जहीर। ठीक है, और इसके अलावा आपका CH भाभा। ठीक है, ये इतने लोग इस मंत्रिमंडल में शामिल थे। ठीक है, हालांकि 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में लियाकत अली प्रारंभ में शामिल नहीं थे। लियाकत अली सहित 5 सदस्यों को 26 अक्टूबर 1946 को, ठीक है 26 अक्टूबर फिर 1946 को सरकार में मंत्री बनाया गया, जिसके कारण 3 कांग्रेसी सदस्यों यानी कि सैयद अली जाहिर, शरद चंद्र बोस तथा सर सफात अहमद खां को हटना पड़ा। ठीक है, यानी कि लियाकत अली जो पहले बार सरकार गठित हुई थी 2 सितंबर को, उसमें नहीं शामिल थे, लेकिन 26 अक्टूबर 1946 को इनको फिर से लियाकत अली को शामिल किया गया था मंत्रिमंडल में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी तिथि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस हेतु सुनिश्चित की थी? तो मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही दिवस के रूप में कौन सी तिथि निश्चित की गई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 16 अगस्त 1946 की। तो 16 अगस्त 1946 की तिथि जो थी, इसे मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस के रूप में अपना सुनिश्चित किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर देखिए कुछ संस्थाएं दी गई हैं। ठीक है, इनके स्थापना दिवस के अनुसार इन्हें हमें व्यवस्थित ढंग से लगाना है, यानी इनके कालक्रमानुसार इन्हें व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं, डायरेक्ट हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं ताकि आपका समय बचे। तो देखिए आपका बंग भाषा प्रकाशिका सभा 1836 में स्थापित हुई थी। लैंड होल्डर्स सोसाइटी ये 1838 में थी। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना 1843 में हुई थी। और इंडियन लीग की स्थापना 1875 में हुई थी। ठीक है, इसे वीडियो को पॉज करके आप लोग इसे देख लीजिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है कि कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी? इनमें से कौन सी योजना थी जो कि भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, माउंटबेटन योजना। ठीक है, ये भारतीय स्वतंत्रता का आधार थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जुलाई 1947 में पारित किया गया था। ठीक है, आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो माउंटबेटन योजना कब की थी? ये 3 जून 1947 की थी। के अनुरूप ब्रिटिश संसद द्वारा जुलाई 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, ठीक है, तो जुलाई 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया गया, जिसमें भारत और पाकिस्तान नामक 2 डोमिनियनों की स्थापना के लिए 15 अगस्त 1947 की तिथि निश्चित की गई। यह अधिनियम 18 जुलाई 1947 से प्रभावी हुआ। ठीक है, यह अधिनियम कब से प्रभावी हुआ? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम यह 18 जुलाई 1947 से प्रभावित हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 प्रभावी हुआ था। तो अभी आपने पढ़ा कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कब प्रभावित हुआ था? तो ये जुलाई 18 1947 को, यानी 18 जुलाई 1947 को यह प्रभावी हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका कि भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो भारत के प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 में
मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1946 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मेरठ में अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, JB कृपलानी ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन सही है? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 कथन दिए गए हैं। ठीक, इनमें से सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में कौन कौन से कथन सही हैं इसे हमें देखना है। तो आइए देख लेते हैं। पहला कथन है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। ठीक है, और दूसरा कथन है कि लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो इसमें से कौन सा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, ये जो कथन दिया गया है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1973 को की गई थी, यह कथन सही है, लेकिन जो दूसरा कथन है यह गलत है। ठीक है, तो आइए इसकी व्याख्या देख लीजिए आप लोग। देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वप्रथम कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी। यह सर्वोच्च न्यायालय 1774 ईस्वी में गठित किया गया और एलिजा इम्पे, क्या नाम था इनका नाम था एलिजा इम्पे, इसके मुख्य न्यायाधीश तथा चेम्बर्स, लेमेस्टर और हाइड अन्य न्यायाधीश नियुक्त हुए थे। ठीक है, तो जो इसके मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? एलिजा इम्पे थे। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संस्तुति निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? तो जो लोक सेवाओं की परीक्षा होती थी पहले ये तो इंग्लैंड में होती थी। ठीक है, उसके बाद ये इंग्लैंड और भारत दोनों में होने लगी। तो इसकी संस्तुति किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी संस्तुति की गई थी दोस्तों सी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा की गई थी? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट द्वारा इसकी संस्तुति की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, तो इसका क्या सही आंसर हो जाएगा दोस्तों? देखिए, ये जो था ये नियंत्रण परिषद की स्थापना, तो नियंत्रण परिषद की स्थापना यह किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी आपका पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 के द्वारा। ठीक है, तो इसका इससे मिलान कर देंगे हम लोग। नियंत्रण परिषद की स्थापना पिट्स के 1784 अधिनियम के तहत की गई थी। अगला है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी नियामक अधिनियम 1773 के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे है ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति। तो ये किसके द्वारा दी गई थी? ये दी गई थी आपका चार्टर अधिनियम 1813 के तहत। ठीक है, यानी इसका मैचिंग यही हो जाएगा। ठीक है, सी का 3 हो जाएगा। अगला है डी। तो डी का है गवर्नर जनरल परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। तो इसका सही आंसर चार्टर अधिनियम 1833 ही हो जाएगा। तो ये इससे मिलान कर देंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज करके इसे आप समझ सकते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1813 का जो चार्टर अधिनियम था इसके तहत ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। ठीक है, इसकी आप व्याख्या देख लीजिए ताकि आपको अच्छे समझ में आए। तो देखिए 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। ठीक है, तो भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को कब समाप्त किया गया? 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत। ठीक है, जबकि 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। देखिए 1813 के तहत यह कुछ मतलब आपका चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ये व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया था, लेकिन 1833 का जो चार्टर अधिनियम था इसके तहत समस्त व्यापारिक कार्य को समाप्त कर दिया गया। जो भी व्यापारिक अधिकार था उसको सभी को समाप्त कर दिया गया और इसे भविष्य में केवल कंपनी को राजनीतिक कार्य करने के लिए अनुमति दी गई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था? ये कब किया गया था दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा
सी, यानी कि 1834 में आपका बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके उत्तर प्रदेश को आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका कि निम्नांकित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत आपका गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारी ये वीडियो सीरीज आपको पसंद आती हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए, क्योंकि आपके एक कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और उसी के सहारे हम अगला वीडियो बनाने के लिए फिर से उत्सुक होते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो भी हो, अगर कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। आप कमेंट बॉक्स में उसे बता दीजिएगा। और इसके अलावा यदि आप किसी भी सब्जेक्ट पर वीडियो चाहते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। आर के लिए, चाहे PCS प्री के लिए, आप किसी भी सब्जेक्ट पर अगर वीडियो वगैरह चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हमारे इस वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आप सब तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। धन्यवाद।